नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 में आए हुए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इन्हीं जीके जीएस के प्रश्नों और करंट अफेयर्स साइंस के प्रश्नों को हम देखते हैं और इनके आधार पर और से कौन से क्वेश्चन नए बन सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहले प्रश्न की। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी पता होगा, ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर है, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र पुणे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सत्यशोधक समाज कैसा संगठन था? तो सत्यशोधक समाज जो है एक सामाजिक सुधार संगठन था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि गुलामगिरी किसकी लिखित पुस्तक है? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले इसका राइट आंसर है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ठीक है, उन्होंने महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल थी। ठीक है, ये सारे तथ्य जो बता रहा हूँ, की पॉइंट जो आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। इसी आधार पे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, और कुछ अपना भी दिमाग आप लगाइए और क्वेश्चन कितने क्रिएट हो सकते हैं उसको भी आप समझिए और करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, इसका जो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो इसका जो 10वां संस्करण हुआ था वो 2024 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरै ओया श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, ये द्विपक्षीय जो है अभ्यास है और 12 दिनों तक ये अभ्यास चलता है। ठीक है, तो 2024 में श्रीलंका हुआ था, 2025 में भारत में होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द एडवेंचर ऑफ एड अ मम्मा एट फाइंड्स अ होम किताब किसने लिखी है? अभिनेत्री आलिया भट्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए ये पुस्तक जो है ना, ये चित्रों वाली किताब है। ठीक है, चित्र चित्र किसने बनाए हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, तो तन्वी भट्ट ने इस किताब के लिए चित्रकारी की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था? इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करेगी और कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एक बनता है, क्रिएट होता है कि कैनिंग जो पहले से ही गवर्नर जनरल था तो फिर से वायसराय कैसे बना है, क्या मामला है इसका? देखिए आपको बताता हूँ। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो जो कैनिंग था, जो है लॉर्ड कैनिंग जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व जब खत्म हुआ और सारा जो है रूल है वो ब्रिटिश से गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, तो उस समय से भारत में वायसराय नियुक्त होने लगे। तो कैनिंग क्या था? पहला वायसराय बना। इसीलिए कहा जाता है कि वायसराय कैनिंग के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सबसे पहले कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर है 10। सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए, प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान में रखना है, इंदिरा गांधी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी। आपातकाल लगा हुआ था। ठीक है, आपातकाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे 76वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4A में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, 2002 में 66वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, बात मेरे समझ में, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मौलिक अधिकार थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक,
अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को राष्ट्र और एक दूसरे के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाना, ये मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है। मौलिक कर्तव्य को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन मौलिक अधिकार को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो जितना संभव है उतने प्रश्न आपको, उतने आंसर आपको बताते चल रहे हैं, कुछ अपने भी मन से आप करिए। अगला प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर बना है। इसका राइट आंसर है ब्यास नदी। ब्यास नदी ये कहाँ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में बना हुआ है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भरा बांध है। ठीक है, यह बांध भारत में रामसर सम्मेलन द्वारा घोषित 25वां अंतर्राष्ट्रीय आंध्र भूमि स्थलों में से एक है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा कहाँ होती है। तो ऑप्शन में आपके केरल था, केरल इसका राइट आंसर है। आम्र वर्षा केरल में होती है। केरल में ही नहीं, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में होने वाली मानसून के पहले की बारिश है, इसी को आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसको मैंगो सावर भी कहा जाता है, आम की बारिश या मैंगो सावर भी कहा जाता है। यह गर्मी के मौसम के अंत में होता है। अलग अलग राज्यों में आम्र वर्षा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी के ऊपर क्वेश्चन आता है, काल बैसाखी आम्र वर्षा को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे बारडोली छेरा कहते हैं। केरल में इसे चेर मंजरी वर्षण या काफी वर्षण भी कहा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम या काफी की बारिश भी कहते हैं। ठीक है, आम्र वर्षा से फायदा क्या है। आम्र वर्षा से आम की फसल अच्छी होती है और आम की बौरें पेड़ से टूट करके नहीं गिरती है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि हड़प नीति को किसने समाप्त कर दिया था। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। हड़प नीति मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में 1857 के विद्रोह के बाद समाप्त कर दिया था। ठीक है, जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण ले लिया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित किया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए थे। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, 3 इसका राइट आंसर है, 3। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए और कहा कि आज का भारत संभावनाओं के अनंत आकाश में नए अवसर बना रहा है। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से किन फसलों में उच्च पैदावार देखने को मिला। इसका राइट आंसर है गेहूं और चावल। ठीक है, हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए ही तैयार किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ मक्का और बाजरा और तिलहन और दलहन के फसलों में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर मनकोम्बू स्वामीनाथन, मतलब एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, वो जाने माने एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनता है कि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और कृषि मंत्री कौन थे, तो श्री सुब्रमण्यम उसमें कृषि मंत्री थे। ठीक है, अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था। 1857 की क्रांति के कई कारण थे। ठीक है, एक मेन कारण जो आप लोग जानते होंगे कि चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल। ठीक है, जो मतलब ब्रिटिश जो रेजिमेंट जो सिपाही थे, उनको एक नई बंदूकें, नए कारतूस दिए गए थे और कारतूस के ऊपर जो कागज लगा हुआ था, उसको खींच करके जो है कारतूस को भरना होता था। ऐसा कहा जाता था कि उसके अंदर जो है क्या हुआ था, गाय और सुअर की चर्बी भरी हुई थी। ठीक है, ये अफवाह फैली और उसके बाद विद्रोह भड़का। ठीक है, जो हिंदू सैनिक थे उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मुंह से हम कारतूस को नहीं खींचेंगे। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेजों की आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक नीतियां और सिपाहियों की सेवा की स्थिति में बदलाव शामिल, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर थे। अब सामाजिक मतलब जैसे कि सती प्रथा है। ठीक है, सती प्रथा अंग्रेजों ने खत्म किया, इसकी वजह से भी भारतीय समाज के ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ा कि लोग आकर के हमारी जो सामाजिक चीजें हैं उसको ये लोग नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आर्थिक का मतलब है कि भारत का सामान ले जाके इंग्लैंड में बना करके महंगे दामों में लाके हिंदुस्तान बेचते थे। ठीक है, तो भारत की चीजें ही भारतीयों को ही नहीं मिल पाती थी, महंगे दामों पर मिलती थी। ठीक,
तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियां और सिपाहियों की सेवा में स्कीम बदलाव और चर्बी वाले कारतूस, ये सब कारण थे 1857 की क्रांति के। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ? जिलांग, बेलरेट, बेडिगो और गिप्सलैंड, ये 4 क्षेत्रीय केंद्रों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 500 और मिनिमम 60। ठीक है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 8 सदस्य होने चाहिए। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद में गोवा, मिजोरम, सिक्किम, पुडुचेरी जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 60 से कम सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ हैं, तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का विधानसभा युक्त एक द्विसदनी विधायिका है। अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किन राज्यों में विधान परिषद विधानसभा दोनों है। ठीक है, तो 6 राज्य। ठीक है, 6 राज्यों में विधान परिषद भी काम करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल भारत की सबसे बड़ी विधायिका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्विसदनी विधानमंडल का निचला सदन है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसल में तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, लौकी, तुरई, भिंडी, ये सब क्या है? जायद की फसलें हैं। ठीक है, जायद की जो फसलें हैं ये रबी और खरीफ की फसलों के बीच में उगाई जाती हैं, मतलब गर्मी के मौसम में। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, भारत के राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। हालांकि कुछ मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन के जरिए शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है 86वां संवैधानिक संशोधन। 86वां संवैधानिक संशोधन के जरिए जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, जो कि 2002 में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ठीक, अनुच्छेद 280 के तहत। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कब करता है? तो हर 5 साल में या जरूरत पड़ने पर उससे पहले भी गठन कर सकता है। ठीक है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, पहला वित्त आयोग कब बना था? तो 6 अप्रैल 1952 को। कौन थे इसके अध्यक्ष? केसी नियोगी। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पक्का पकाया क्वेश्चन है, बढ़िया। इसका आंसर क्या है? संतूर। संतूर इसका राइट आंसर है। भारतीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्या पुरस्कार मिले थे उनको? पद्मश्री 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश का महान सम्राट था। अशोक बौद्ध धर्म का सबसे प्रतापी राजा था। अशोक का जो पूरा नाम था वो था देवनाम प्रिय अशोक। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनाम प्रिय का अर्थ क्या होता है? राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। ठीक है, राजकाल कब था? कब से कब तक शासन किया अशोक ने? तो 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 46 का संबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना जो है ये अनुच्छेद 46 का संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 46 भारतीय संविधान के राज्य के नीति सिद्धांतों मतलब डीपीएसपी में से एक है, जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है।
अनुच्छेद 46 संविधान के भाग 4 में शामिल है, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।